हेलो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के फोर्थ लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे, आपका सिग्निफिकेंट फिगर हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आपका साइंटिफिक नोटेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, साइंटिफिक नोटेशन से मल्टीप्लीकेशन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रूल्स टू डिटरमाइन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशंस। ठीक है, जो कैलकुलेशंस वगैरह पूछी जाती हैं उनमें आपका जो आंसर होता है वो सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग आना चाहिए। जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो आंसर आपका लेस प्रिसाइज कहलाता है, और आपके लेस प्रिसाइज ही आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं, अगली जो हेडिंग है वो आपकी है रूल्स टू डिटरमाइन number of significant figure in given calculation। ठीक है, दी गई कैलकुलेशन में कम से कम मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ये डिटरमाइन करने के रूल्स अपन निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं इन addition or subtraction of two or more than two number the answer should contain least number of digit after decimal as present in either number। ठीक है, यानी अगर आपका क्या है कि अगर आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, दो नंबरों का या दो से ज्यादा नंबरों का आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट होनी चाहिए जो आइदर नंबर में से है। मतलब जो 3 नंबर या 2 नंबर या 4 नंबर, उनमें देखना कि डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किस में है। तो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतनी ही डिजिट आपकी किस में होनी चाहिए, आंसर में होनी चाहिए। ठीक है, ये रूल होता है किसका, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का, किस में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अगर ये रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक मैंने समेशन आपको दिया, मैंने दिया 4.256 31.2 और आपका क्या हो जाएगा 136.56। मेरे को ये तीनों को ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करो, फटाफट ऐड करो। क्या आएगा यहाँ पर, 0 ये 0 ये 0, ये अपन की मर्जी से लगा दी, वैसे लिखना नहीं है, लिखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो आंसर आपको वही लिखना पड़ेगा जो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 6 5 6 11 की 1 हासिल किया 1। ठीक है, 2 2 4 और 5 9 और 1 10। ठीक है, अब ऐड करेंगे तो 6 4 10 1 11 और 1 12। ठीक है, डेसिमल यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 6 और 1 7 और ये 1, ये आपका एडिशन पे ये आपका आंसर आया है। ठीक है, अब ऑप्शन में आपको आंसर जो दिए रहेंगे वो इस तरह से दिए रहेंगे, 172.016 बी आपका क्या दिया रहेगा 172, सी आपका दिया रहेगा 172.0, डी आपका दिया रहेगा 172.02। ये आपके आंसर होंगे। इनमें से ज्यादा करेक्ट कौन सा है, या विच इज द करेक्ट फॉलोइंग, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द एडिशन ऑफ दीज नंबर। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप देखोगे कि हमारा जोड़ के तो ये आया है, तो ये सही होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये आपका गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, जोड़ने पर तो यही आ रहा है, लेकिन जो सिग्निफिकेंट रूल बोलता है
वो ये बोलता है कि अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो जिन नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो उन नंबर में देखो डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट कितने हैं, और आंसर में भी डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट आएंगे। तो इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट आना चाहिए, तो आंसर ये होगा। तो सर ये दोनों तो सेम है, भले ही सेम है फिर भी डेसिमल के बाद आपको 1 डिजिट लिखना पड़ेगा, भले ही वो 0 क्यों ना हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में इसका भी बड़ा लोचा है बेटा, गणित का तुम्हारे जितने फंडे हैं वो फेल हो जाएंगे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सिग्निफिकेंट रूल के अकॉर्डिंग करना। एक बार क्या हुआ था, क्वेश्चन पूछ लिया गया था किसमें, आपका उसमें जेई में या AIEEE में, कि एक व्यक्ति का मास है एक बॉल का मास है 2.5 किलोग्राम, वो 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही, तो उसका मोमेंटम कितना होगा। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। जैसे कि आंसर आ गया 6.25, ऑप्शन में दिया था आपका 6.25, बी दिया था 6.3, सी दिया था आपका 6.2 और डी दिया था आपका 6.20। तो ज्यादातर बच्चों ने क्या देखा, आंसर ये आ रहा है, ये टिक कर दिया, जबकि ये क्या है, गलत आंसर है। ठीक है, इसमें डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट है। टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। तो आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो या तो ये होगा या ये। अब इसमें राउंडिंग ऑफ का रूल लगा के अपन को सॉल्व करना है, ये अभी मैं बताऊंगा, डिस्कस करके बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन जेई और नीट में भी पूछ लिए जाते हैं। तो पहला रूल आपको याद हो जाना चाहिए कि पहला रूल क्या बोल रहा है। पहला रूल ये बोल रहा है कि अगर आप 2 या 2 से ज्यादा नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आंसर में डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट होंगे जो आइदर नंबर में प्रेजेंट होंगे, मतलब किसी भी नंबर में जो मिनिमम डिजिट होंगे उतने ही डिजिट आपके आंसर में होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, पहला रूल। ठीक है, इसके बाद अपन दूसरा रूल की बात करते हैं। दूसरा रूल क्या बोलता है, सेकंड रूल डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड रूल क्या बोल रहा है कि आपका इसका, ठीक है, तो सेकंड रूल क्या बोल रहा है अपन बात करते हैं। तो सेकंड रूल बोलता है इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ 2 नंबर। ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया, इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो गया। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ 2 नंबर आंसर should contain least number of significant figure in either of number। ठीक है, यानी इसमें तो डेसिमल के बाद की डिजिट देखती है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं कि किसमें सबसे कम है। तो जितने कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उतना ही आपका आंसर में आ जाएगा। जैसे अगर मैं मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता हूं 7.56 का, किसमें, आपका 3.2 में। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता हूं, मल्टीप्लाई कर लो, बहुत अच्छी बात है। क्या हो जाएगा, 6 2 12, 5 2 10 और 1 11, 7 2 14 और 1 15 इंटू 6 3 18, 5 3 15 और 1 16, 7 3 21 और 22। तो आपका क्या आ जाएगा, 2 9, यहाँ पर 11, यहाँ पर 4, ये 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। डेसिमल कहां पर होगी, 3 डिजिट, 1 2 3, यहाँ पर आंसर हो गया। तो ये आंसर, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है, सिग्निफिकेंट रूल के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर नहीं है। तो सिग्निफिकेंट रूल क्या बोलता है, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होंगे इन दोनों में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, और इसमें कितने, 2। तो आंसर में भी केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा, 24। अच्छा, कैसे हो गया सर, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, जिससे आपको हटाना पहले उसको चेक करो, जिससे आपको हटाना है उसको चेक करो, ये हटाना है इसको चेक करो। अब ये चेक करो, ये 5 से कम है कि ज्यादा है कि 5 के बराबर है।
5 से कम है तो सबको हटा दो, जो पहले उसके पहले जो लिखा है वो ऐसा का ऐसा रहने दो, ठीक है, सब हटा दो, जो है उसको ऐसा का ऐसा दे दो। अगर 5 से ज्यादा होता तो अगली डिजिट 1 से बढ़ा देते, मतलब यहाँ पर 5 से ज्यादा होता तो यहाँ पर क्या हो जाता है 25 कर देते, ठीक है। और सर अगर एग्जैक्ट 5 हो, तो एग्जैक्ट 5 है तो उसके बाद देखो कुछ है कि नहीं, अगर कुछ है तो भी आप इधर बढ़ा दोगे, ठीक है। सर अगर कुछ नहीं है 0 0 है तो फिर देखोगे कि आगे का नंबर इवन है कि ऑड है, अगर ऑड है तो उसको एक बढ़ाओ और इवन है तो उसको एज इट इज छोड़ दोगे, ठीक है। तो कितनी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है, पहला आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ये 5 से कम है, अगर 5 से कम है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप एज इट इज नंबर लिख देंगे। अगर 5 से ज्यादा है तो अगला नंबर 1 से बढ़ा देंगे, और 5 है तो 5 की बात देखेंगे इधर कुछ लिखा है कि नहीं लिखा, अगर कुछ लिखा है कुछ नंबर है तो भी आप 1 से बढ़ा देंगे, कुछ नहीं लिखा है एग्जैक्ट 5 है 0 0 है पीछे, तो फिर देखेंगे आगे वाला नंबर इवन है कि ऑड है, अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं करेंगे और ऑड है तो वापस से 1 से बढ़ा देंगे। तो ये होते हैं रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए, मैंने ओरली बता दिया, लिखवाए नहीं है, आपको पता होना चाहिए। 5 से चेक करना है, 5 से कम है तो कुछ नहीं करेंगे, 5 से ज्यादा है तो बढ़ा देंगे, 5 है एग्जैक्ट 5 है तो देखेंगे कि इवन है कि ऑड है, अगर ऑड है तो एक बढ़ा देंगे, इवन है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ऐसा ही आपका डिवीजन में मैंने दिया 62.56, इसको डिवाइड किया किससे 1.56 से, ठीक है। आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो क्लियर हो गया, जिसमें 4 है इसमें 3 है, तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसका अपन डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1.56, इधर डिवाइड किया किसमें 62.56 में, तो डेसिमल से ये डेसिमल हटा दिया, कितनी बार जाएगा आपका 4 बार चला गया, ठीक है। तो 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 2 32, सॉरी 4 पंचे 20 और 2 22, 4 और 2 6, ठीक है, एक बचा, ठीक है। अगला डिजिट लिखेंगे 6, नहीं जा रहा है 0 पॉइंट, एक 0 और आ जाएगा, इसके बाद 156, 4 आएगा, एक 0 अपने आप आ जाएगा, नहीं जा रहा है तो वापस से 0, ठीक है, 2 बार, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा 40.102, लेकिन आपका इतना नहीं आएगा, आपको आंसर कितना लिखना है 40.1, क्यों, क्योंकि आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए 3, क्योंकि इन दोनों में से जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं 3 हैं, ठीक है। इसके बाद आपका मैं बात करता हूं अगला रूल, ठीक है। अगला रूल क्या बोलता है कि आपके 2 ऑपरेशन नहीं हो रहे, कई सारे ऑपरेशन हो रहे हैं, यानी आपके मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन या मल्टीपल आपके डिवीजन है, तो आपका क्या होगा। तो तीसरा अपन बात कर लेते हैं, तीसरा अपन बात करते हैं फॉर मल्टीपल ऑपरेशन that perform simultaneously answer should contain या answer must contain least number of significant figure present in either number, ठीक है। यानी अगर कई सारे ऑपरेशन कर दिए, जैसे मैंने लिख दिया 5.26 गुणित 0.0256 मल्टीप्लाई बाय 1.23 अपॉन 0.56 इंटू 2.106, ठीक है, ये लिखा। तो अब इसका जो भी आंसर होगा, ठीक है, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें कितने 3, इसमें कितने
ये पहले वाला 0 काउंट नहीं होता, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है और इसमें 4 है। तो कम से कम कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 हैं। तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये रूल्स हो गए किसमें? किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट आंसर जो आएगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन करने के रूल्स हो गए। अब आपका डायमेंशन एनालिसिस का यूनिट कन्वर्जन का फॉर्मूला पूछा जाता है। तो यूनिट कन्वर्जन आपको आता है एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी में आपको यूनिट चेंज करना, और नहीं भी आता है तो मैं यहां पर नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको फिजिक्स में वो पढ़ना ही है, तो मैं यहां पर उसको स्किप कर रहा हूं। आपको यूनिट कन्वर्जन फिजिक्स से समझा दूंगा। वैसे तो ये सिग्निफिकेंट फिगर भी आप फिजिक्स में दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो एक बार आपके सिलेबस में है तो आपके माइंड में रहे कि केमिस्ट्री में भी ऐसी कोई चीज होती है, सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान केमिस्ट्री में भी रखना पड़ेगा। और यूनिट कन्वर्जन तो आपको हर जगह पढ़ना, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब अपन बात कर रहे हैं बेसिकली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेसिकली 5 लॉ हैं जो अपन को पढ़ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। फिर आता लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। फिर आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर आता है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फिर आपका लास्ट लॉ आता है लॉ अवोगाड्रो लॉ ऑफ अवोगाड्रो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम या सिंपल अवोगाड्रो लॉ, ठीक है। ये 5 लॉ होते हैं जो आपके केमिकल कॉम्बिनेशन को समझाते हैं, ठीक है। तो आपका जो पहला लॉ है जिसको अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो आपका जब भी कंजर्वेशन ऑफ मास आ जाता, मतलब कंजर्वेशन आ जाता है, तो वहां पर ये शब्द आ जाता है कि कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास, ब्रैकेट में लिख सकते हो मैटर, ठीक है, कैन neither be created nor be destroyed, ठीक है। और टोटल मास ऑफ द सिस्टम remains constant during any physical or chemical change, or the total mass of reactant is equal to total mass of product if reaction has complete, ठीक है।
तो ये होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की पहली डेफिनेशन तो बहुत इजी है, क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी मैटर जो होता है वो ना तो क्रिएट होता ना ही डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन अगर अपन एक्चुअली बात करें तो ये लॉ एकदम सही नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि आपका क्या होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता, तो मास लॉस वहां पर हो सकता है, तो ये एग्जैक्टली सही नहीं है। लेकिन अगर अपन सुपरफिशियली अगर देखते हैं, जो अपन डेली लाइफ में देखने को मिलता है, तो वहां पर आपका ये क्या होता है, ये लॉ आपको वैलिड लगता है कि नहीं, बात सही है कि मास कन्वर्ट नहीं, मतलब मास आपका कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, तो आपका डेली लाइफ के बेसिस पे या सुपरफिशियल बेसिस पे ये लॉ सही है, इसको अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अगर फिजिकल चेंज की बात करें, जैसे मैंने 1 kg बर्फ लिया, H2O लिया, जिसमें सॉलिड में आइस लिया, ठीक है, कितना लिया, 1 kg। जब ये पानी में कन्वर्ट होगा तो आपका जो लिक्विड जो बनेगा उसका मास भी क्या रहेगा, 1 kg ही रहेगा। तो ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज में आपका मास चेंज नहीं होता। दूसरा, अगर आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में भी आपका मास चेंज नहीं होता। अगर आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, ठीक है, तो जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही आपका क्या होगा, प्रोडक्ट का मास। जैसे C 12 ग्राम लिया प्लस O2 कितना लिया, 32 ग्राम लिया, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, जो CO2 बनेगा ये कितना बनेगा, 44 ग्राम। बस इसमें क्या है कि पूरी रिएक्शन हो जाती है, कोई भी रिएक्टेंट बचना नहीं चाहिए। अगर बचता है तो जो बचता है उसके मास को आपके टोटल मास में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं ये लिख देता कि C12 प्लस O2 CO2 बना रहा है, ठीक है, ये 12 लिया और ये मैंने ले लेता 36, तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो इससे लिमिट हो जाता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, आपका आपने 36 ग्राम ऑक्सीजन ले तो लिया, लेकिन 12 ग्राम के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 32 ही चाहिए। ठीक है, बाकी जो 4 ग्राम ऑक्सीजन है वो यहां पर बच जाएगा। तो इनिशियली ये 0 है, बाद में ये 0 हो जाता, ये आपका 4 ग्राम बचता और ये कितना हो जाता है आपका 44। तो टोटल मास अब कितना है और टोटल मास अब कितना है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और रिएक्शन अगर पूरी कंप्लीट हो रही है तो रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के मास के बराबर हो जाएगा। और अगर इस टाइप की है तो आपका जो मतलब जो प्रोडक्ट बना और जो रिएक्टेंट बना उनका मास का सम पहले जो रिएक्टेंट का मास था उसके सम के बराबर हो जाएगा। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस पर भी आपके क्या होते हैं, कई बार न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। कुछ नहीं देंगे, इस तरह से दे देंगे, समझना मेरी बात। क्या देंगे, H2 दे दिया ट्वाइस प्लस O2 दे दिया, क्या बना दिया, ट्वाइस ऑफ H2O। ठीक है, ये आपका दे दिया कितना, 4 ग्राम। ठीक है, ये आपका दे दिया 32 ग्राम। ठीक है, ये पूछ लिया, तो आपकी ये रिएक्शन पूरी होगी, ये पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, क्योंकि आपको हाइड्रोजन का मास पता है कितना, 1, तो ये क्या हो गया 2 और 2 का डबल 4 और 4 के लिए कितना चाहिए, 32 ही चाहिए। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये क्या हो, x पूछा जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 प्लस 32, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 36 ग्राम हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला जो लॉ है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगला अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो जो लॉ है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक, क्या बोलता है,
अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू और more than two element are combined in fixed proportion of mass to form a compound ठीक है. What may be the source of compound ठीक है, या इसको बोल सकते हैं और a compound consists of fixed element in fixed proportion of mass in fixed proportion of mass what may be source of that compound, whatever may be source of compound, whatever may be source of that compound. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपने कोई कंपाउंड एक फिक्स कर लिया. जैसे मैं पानी की बात कर रहा हूं, ठीक है, पानी चाहे मैं आपके बोरिंग से लूं, चाहे मैं नदी से लूं, चाहे मैं तालाब से लूं, चाहे कुएं से लूं, चाहे समुद्र से लूं, कहीं से भी मैं पानी लेता हूं, पानी का जो कंस्टिट्यूएंट होगा उसके जो एलिमेंट होंगे वो फिक्स रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे. दूसरी बात, उनके मास का रेशियो भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. मतलब जिन एलिमेंट से मिलकर वो कंपाउंड बना है उनके मास का रेशियो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. जैसे अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में इनका जो दो एलिमेंट फिक्स हो गए, कार्बन और ऑक्सीजन. कार्बन का मास क्या हो गया 12 और ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 32. अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूं तो 12:32. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 4 से डिवाइड करूंगा तो 3:8 इसका रेशियो रहेगा. कहीं से भी आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, यानी चाहे आप C+O2 करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लो CO2, चाहे CaCO3 को हीट करो तो आपका CaO प्लस CO2 बनेगा. तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, चाहे यहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, वो किससे मिलकर बनी होगी, कार्बन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनी होगी. और उनका रेशियो कितना रहेगा 3:8 रहेगा बाय देयर मास. ठीक है, सोर्स कुछ भी हो, आपका एक कंपाउंड फिक्स एलिमेंट से मिलकर बना होता है और उन एलिमेंट का मास का जो रेशियो रहता है वो भी आपका क्या रहता है, फिक्स रहता है. ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं, इसी का दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, वाटर. ठीक है, तो वाटर किससे मिलकर बना है आपका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का मास कितना 16, इनके मास का रेशियो 1:8 रहेगा. अब कहीं से भी पानी लो, कहीं से भी पानी लो, वो किससे मिलकर बना होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा, और दोनों के मास का जो रेशियो है वो कितना होगा 1:8 हो जाएगा. तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. ठीक है, इसके बाद जो अगला लॉ आता है वो होता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ये लॉ याद रखना, आपके स्कूल में पूछे जा सकते हैं. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है. ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं लॉ ऑफ
मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, इसको बड़े ध्यान से समझना, बड़ा कंफ्यूजिंग है ये लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, this law, two element combine together to form two or more than two compound such that mass of one element is fixed, then the mass of other element bear a simple ratio, mass of other element bear a simple ratio। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कई ऐसे कंपाउंड देखे हैं, मतलब जो दो एलिमेंट से मिलकर बने हैं लेकिन नंबर ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, सही बात है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन मिलके सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, साथ ही साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनाते हैं। तो आपके कई बार दो एलिमेंट दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो अगर ऐसा करते समय एक एलिमेंट का मास क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, तो दूसरे एलिमेंट का जो मास होगा वो किस में होगा, सिंपल रेशियो में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं, जैसे CO और CO2, ठीक है, तो यहां पर मैंने कार्बन का मास फिक्स कर दिया, मास तो मैं ऑक्सीजन का भी फिक्स कर सकता हूं, उसके अकॉर्डिंग कार्बन का मास मैं निकालूंगा तो आपका वो क्या हो जाएगा, सिंपल रेशियो में ही आएगा। तो कार्बन का मास फिक्स कर दिया, यहां पर 12, यहां पर भी 12। यहां पर ऑक्सीजन का मास मैं देखता हूं तो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 16। यहां पर ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 32। तो ऑक्सीजन रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 16:32, दैट इज 1:2। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करता हूं सिंपल रेशियो, मतलब 1:2, 2:3, ये आपके क्या कहलाते हैं, सिंपल रेशियो कहलाते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड का, तो एक होता है H2O, एक होता है H2O2। ठीक है, तो आपका ये आपका H2 का मास, ये आपका O2 का मास, ऑक्सीजन का मास। ठीक है, यहां पर कितना है, 2, ये भी 2, ये फिक्स हो गया। ठीक है, दूसरा अगर अपन देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका 32। ये तो मैं फॉर्मूले से मास निकाल रहा हूं, अगर प्रैक्टिकली इसका मास अगर मैं देता कि इसका मास आपका 16 है और इसका मास भी 16 है, तो इसका मास कितना हो जाता है, 2, और इसका मास आपका कितना हो जाता, 1। तो फिर आपका क्या हो जाता, सिंपल रेशियो में आपको इसको सॉल्व करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ता है कि अगर ये 16 है तो इसका मास क्या होगा, जैसे यहाँ पर दिया है, इसमें अगर ऑक्सीजन का मास 16 है तो हाइड्रोजन का मास कितना होगा, तो ये किस रेशियो में होते हैं, 2:32, यानी 1:16 में होते हैं। तो अगर ये 16 होगा तो ये 1 हो जाएगा। इस तरह से चेंज करके आपको निकालना आना चाहिए, लेकिन अभी तो हाइड्रोजन का मास फिक्स है, इनका रेशियो निकालते हैं तो रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 16:32,
ये अगेन आपका 1:2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या बोलता है कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन होकर दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, किस तरह कि एक एलिमेंट का मास फिक्स है तो दूसरे एलिमेंट का जो मास होगा वो किसमें होगा, सिंपल रेशियो में होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता अगला आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। ये लॉ याद रहने चाहिए आपके, डायरेक्ट इनको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राइट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ आपका कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके बाद आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो 5 लॉ है, पांचों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब अपन बात कर रहे हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, अपन किसकी बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की। ठीक है, तो आप समझिए क्या होता है, पहले इसको मैं समझा देता हूं। ये क्या बोलता है कि 3 एलिमेंट है, ठीक है, 2 एलिमेंट सेपरेटली तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो अगर वो एलिमेंट का मास फिक्स है तो ये जो 2 एलिमेंट उससे कंबाइन होके सेपरेटली अलग अलग जो कंपाउंड बना रहे हैं उनमें इनका जो रेशियो रहेगा, जब ये आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाएंगे उसमें रेशियो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेशियो ऑफ 2 एलिमेंट in which they combine separately with fixed amount of third element is equal to ratio in which they combine together to form एन कंपाउंड। ठीक है, समझो क्या है कि कार्बन के साथ कौन मिक्स हो रहा है, ऑक्सीजन, कार्बन के साथ कौन मिक्स हो रहा है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपका कार्बन का मास कितना है, सी का मास कितना है 12, ओ का मास कितना है आपका 32। ठीक है, यहां पर सी का मास कितना है 12, हाइड्रोजन का मास कितना है 4। ठीक है, तो अगर 2 अलग अलग एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होते हैं तो जो उनका रेशियो होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो पूछते हैं तो कितना होता है 4:32, यानी आपका 1:8 होता है। तो अगर ये आपस में कंबाइन होते हैं तो H2O आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, H2O, तो उसमें इनका जो मास का रेशियो होता है वो 2:16, यानी आपका 1:8 ही होता है। ये आपका क्या कहलाता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहलाता है। ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, जितने भी लॉ लिखे हैं बेटा विथ एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। अगर आपको एग्जाम्पल याद नहीं है तो आप समझिए कि ये बहुत दिक्कत वाली बात है, ये आपको बहुत डिस्टरबेंस देंगे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं जो अगला लॉ है। ठीक है, अवोगाड्रो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, लास्ट लॉ है तो याद रखेंगे अवोगाड्रो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है,
तो इसमें लिखेंगे व्हेन अ केमिकल रिएक्शन, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन involve gases, then the gases as reactant or product, then their volume bear a simple ratio during the reaction। ठीक है, यानी कोई रिएक्शन है जिसमें आपकी गैस इन्वॉल्व हो रही है, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो, तो जब उनकी रिएक्शन होती है तो उनका जो वॉल्यूम होता है, चाहे वो रिएक्टेंट का हो चाहे वो प्रोडक्ट का हो, तो वो क्या होता है, उनका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एक सिंपल रेशियो में होता है। ठीक है, किसमें होता है, सिंपल रेशियो में। जैसे आपका हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये मिलके क्या बनाता है, ट्वाइस ऑफ HCl। तो यहाँ पर क्या लिखा है 1, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1 मोल का वॉल्यूम यानी 1V, इसका वॉल्यूम भी 1V, इसका वॉल्यूम 2V। तो इनका रेशियो निकालेंगे तो 1:1:2। आपका HCl भी क्या रहती है, गैस रहती है, तो इनका जो वॉल्यूम रहता है वो किस में रहेगा, सॉरी, सिंपल रेशियो में रहेगा। तो इसको अपन बोलते हैं अवोगाड्रो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम कहा जाता है। तो ये 5 लॉ होते हैं किसके, केमिकल कॉम्बिनेशन के। ठीक है, ये पांचों आपको याद रखना है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, और उसके बाद आपका आ जाएगा मोल कॉन्सेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो सब निकालना है। ठीक है, तो अपन को ये भी याद रखना है, ये भी आपके बोर्ड मतलब स्कूल के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि भाई आप लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लिखो। सारे एक साथ नहीं पूछते हैं, 2 या 3 आपके पूछ लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर को आपको याद रखना है, उससे आपको कैलकुलेशन में इजी होता है। केमिस्ट्री का और फिजिक्स का कैलकुलेशन का जो आंसर होता है वो सिग्निफिकेंट रूल के अकॉर्डिंग ही आना चाहिए, तो आपको भूलना नहीं है। आपको थ्रू आउट आपको याद रखना है कि अगर कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री का कैलकुलेशन है तो जो फाइनल आंसर आएगा वो सिग्निफिकेंट रूल के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।